हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर अभी यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए चल रहा है जिसमें प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स हैं। बिहार शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो यहाँ पर पीजीटी एंड स्टेट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो यहाँ पर ये भी चल रहा है अभी इस समय। और समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। जीआईसी के पेपर की बात की जाए, कॉम्बो ऑफर में यहाँ पर आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट दोनों ही मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आप केवल समाजशास्त्र का या फिर जीएस का केवल लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इसमें टोटल 1000 प्रश्न शामिल हैं। एंड इसका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में माना? आंद्रे बेते, एमएन श्रीनिवास, केएल शर्मा, जीएस घुरिया। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा? यहाँ पर आंद्रे बेते हो जाएगा। ठीक है, आंद्रे बेते। और आंद्रे बेते ने कृषक की 3 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, कृषक की 3 विशेषताएं बताई। पहला तो इन्होंने बताया कि कृषक भूमि से जुड़ा होता है। ठीक है, कृषक भूमि से संबंधित होता है, भूमि से जुड़ा होता है। और कृषक को मजदूरों का प्रतिपक्ष माना। ठीक है, मजदूरों का पूरक माना, प्रतिपक्ष माना। एंड तीसरा इन्होंने कहा था कि जो ज्यादातर समाज होते हैं, ठीक है, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। ठीक है, अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है, ये इनका कहना था। ठीक है, ये कृषक की 3 विशेषताएं हैं। भूमि से जुड़ा होता है, मजदूरों का पूरक होता है और ज्यादातर समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। यहाँ पर कृषक को जो कृषक हैं इन्हें क्या कहा गया था? पिछड़ी जातियां बताया गया था। ठीक है, कृषक को पिछड़ी जातियां कहा गया है आंद्रे बेते के द्वारा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई माना? यहाँ पर बोर्दियो, हेबरमास, मैनुअल केसल्स, मिशेल फूको यहाँ पर दिया गया है। आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क को मूल इकाई किसने माना था? मैनुअल केसल्स ने माना था। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है या एक सामाजिक तथ्य है, या किससे संबंधित है? यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सीएच कूले, दुर्खेम फ्रायड है। आत्म का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कूले होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कूले के द्वारा ये बात कही गई थी। सोशल फैक्ट देखकर बहुत लोग बोलेंगे कि दुर्खेम का है, दुर्खेम का नहीं, कूले के द्वारा बात कही गई थी। एंड अगर हम बात करें मीड एंड कूले की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि जो सेल्फ का डेवलपमेंट है, ठीक है, स्व का जो विकास है, उसको ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण कहा था। समाजीकरण कहा था, सोशलाइजेशन कहा था। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। स्व के विकास को ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण कहा था। और इन्होंने कूले की अगर हम बात करें केवल, ठीक है, तो सेल्फ एंड सोसाइटी, स्व और समाज को क्या कहा? जुड़वा कहा था। सेल्फ एंड सोसाइटी ये क्या है? जुड़वा है। और इन्होंने मीट की अगर हम बात करें तो मीट क्या कहते हैं? सेल्फ और जो सोसाइटी है, समाज है, ये क्या है? दोनों ही अलग है। ठीक है, दोनों ही क्या है? अलग अलग है।
ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं? किस अधिनियम में ये अधिकार उन्हें प्राप्त है? यहाँ पर 1955 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 1956 की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? अधिनियम कौन सा है? 1956, ठीक है, 1956 है। और 1966 में 61 में आप सभी जानते हैं दहेज निरोधक अधिनियम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध कहलाता है या किससे संबंधित है? हेनरी मैन, वेस्टरमार्क, मैक्स वेबर, ओसी कॉक्स यहाँ पर ऑप्शंस है। अंतर्विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य समूह द्वारा इसका उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर वेस्टरमार्क, ठीक है, वेस्टरमार्क है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और परिवार की उत्पत्ति का इन्होंने एक विवाहीय सिद्धांत दिया है। परिवार की उत्पत्ति का इन्होंने एक विवाहीय सिद्धांत दिया है। वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाहीय सिद्धांत दिया है। इनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ठीक है, 1981 में आती है, 1981 में आती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। वेस्टरमार्क ने, ठीक है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का कारण क्या बताया था? बहुपति विवाह का कारण क्या है? तो इन्होंने बताया था लिंग अनुपात का असंतुलन होना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यवस्थित रूप से देखने की प्रक्रिया अवलोकन कहलाती है, किसका कहना है? और किस जनजाति के संदर्भ में इन्होंने कहा था वेस्टरमार्क ने? टोडा जनजाति, ठीक है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह पाई जाती है, ठीक है, बहुपति विवाह। क्यों बहुपति विवाह वहां पर पाया जाता है? वहां पर कन्या हत्या की प्रथा पाई जाती है, कन्या वध की प्रथा वहां पर देखने को मिलती है, जिसमें कन्याओं की संख्या कम हो जाती है, तो उस वजह से बहुपति विवाह वहां देखने को मिलता है। अब व्यवस्थित रूप से देखने की प्रक्रिया ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन कहलाती है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर पीवी यंग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का पहला चरण यह होना चाहिए कि हमें विभिन्न धार्मिक एवं पिछड़े समूहों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में ले लेना चाहिए। यहाँ पर वेरियर एल्विन, वाइजर, जीएस घुरिये, एनके बोस दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर जीएस घुरिये होगा, ठीक है, जीएस घुरिये होगा। जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था इन्होंने, जनजातियां पिछड़ी हिंदू हैं। और अगर हम बात करें वेरियर, और इन्होंने जनजातियों से संबंधित आत्मसात नीति की बात की थी, ठीक है। आत्मसात नीति की बात किसने की है? घुरिये ने की है। वेरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट जनजातियों से संबंधित है, इनके लिए वेरियर एल्विन के द्वारा ये दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसका यह कहना है कि सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है? रॉस, हॉवर्ड बेकर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, फ्रेड यहाँ पर ऑप्शन है। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण की असफलता को रोकता है, यह बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। सामाजिक नियंत्रण इस अवधारणा की जनक कौन है? E.A. रॉस है, यहाँ ऑप्शंस में दिए गए हैं, ठीक है। E.A. रॉस है। किस पुस्तक में बात इन्होंने की है? सोशल कंट्रोल में। कब आती है? 1901 में आती है। समाजीकरण की बात करें
तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, ये विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है और यह जीवन प्रयत्न चलती है। याद रखिएगा, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये क्या है, गतिशीलता इसमें देखने को हमें मिलती है। ठीक है, एक प्रश्न प्रारंभिक अवस्था से पूछा जाता है कि प्रारंभिक अवस्था क्या है इसकी। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था है। एक प्रश्न पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था का, महत्वपूर्ण अवस्था। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ये कुछ प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यह तर्क किसका है कि विभिन्न समूहों, संगठनों, संस्थाओं, भौतिक और सामाजिक इकाइयों के द्वारा किया गया सामाजिक नियंत्रण अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। यहाँ पर कॉलमैनहिम, किंग्सले डेविस, एलियट एंड मैरिल, लेपियर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ये 1929, बताइए राइट क्या होगा यहाँ पर, कॉलमैनहिम होगा। और इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो कि 1929 में आती है। सामाजिक नियंत्रण के इन्होंने कितने प्रकार बताए थे, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं, प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। और यहाँ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण को इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया है। चलिए, और लेपियर है यहाँ पर, लेपियर का भी देख लेते हैं। इन्होंने सत्तावादी नियंत्रण, सत्तावादी नियंत्रण की बात की है और लोकतांत्रिक नियंत्रण, सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण की बात लेपियर ने की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था एकमात्र यूटोपिया है, मर्टन, पैरेटो, डेहरनड्रॉफ, सिमेल यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, डेहरनड्रॉफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर है। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की बात पार्सन्स ने किस पुस्तक में की है, पार्सन्स ने सोशल सिस्टम के बारे में बात की थी, द सोशल सिस्टम, इनकी पुस्तक है द सोशल सिस्टम, और ये 1951 में आती है। ठीक है, 1951 में आती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस अमेरिकी मानवशास्त्री ने अस्पृश्यता की राजनीति के विश्लेषण के संदर्भ में विश्लेषण में संदर्भ समूह अवधारणा का प्रयोग किया। एम एन श्रीनिवास, घुरिये, ओ एम लिंच, एन के बोस यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर ओ एम लिंच होगा। ठीक है, और अस्पृश्यता के अंत की अगर हम बात करें, अस्पृश्यता के अंत की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 17 इससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एम एस श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्न में से कौन सा मत प्रस्तुत किया, जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है, जाति व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, जाति वर्ग की तरह होती है। यहाँ पर सही क्या होगा, और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये कब आती है, 1966 में आती है, और जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। व्यक्ति और समाज की जब अंतरक्रिया होती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन किसने कहा, वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, कूले, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा। और अभी आपको बताया गया था पार्सन्स के सोशल सिस्टम के बारे में, और इन्होंने सामाजिक संरचना के तत्व भी बताए थे। ठीक है, सामाजिक संरचना के तत्वों के भी बारे में इन्होंने बात की है। पहले की अगर हम बात करें तो नातेदारी इन्होंने बताया, दूसरा इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को बताया है।
ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण है। तीसरा शक्ति व्यवस्था है, धर्म और मूल्य भी है, ठीक है, धर्म व मूल्य की भी इन्होंने बात की है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? अंतः संबंध, अंतःक्रियाएं, समाज, व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर अगर हम सोशल चेंज की बात करें, ठीक है, इन्होंने तो व्यक्ति और समाज की संरचना में होने वाली जो अंतरक्रिया है उसमें जब परिवर्तन आता है तो उसको उन्होंने बता दिया कि वो सोशल चेंज है। मैकेवर की अगर हम बात करें तो मैकेवर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात करते हैं। अगर हम कहें परिवर्तन, तो परिवर्तन की अगर हम जब बात करते हैं तो कोई भी वस्तु या किसी भी इकाई में दो अलग अलग समयों में जब हमें कोई भिन्नता, अंतर देखने को मिलता है तो वह ही परिवर्तन कहलाता है। लेकिन हम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन को हम तीन पक्षों में देखते हैं। तीन पक्षों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। एक तो सामूहिक व्यवहारों में, ठीक है, सामूहिक व्यवहारों में है। दूसरा सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना में। और तीसरा संस्कृति में, ठीक है। इन तीनों ही पक्षों में अगर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सोशल चेंज कहेंगे, इसे भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सही होगा व्यक्ति, ठीक है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की जो इकाई है, ठीक है, आधार बिंदु है, ये व्यक्ति को बताया था। और इनकी एक पुस्तक है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, और ये 1950 में आती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछी जा चुकी है। अब देखिए, ट्रोबनेट द्वीपवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसने किया था? मदान, इवांस प्रिचार्ड, एलपी विद्यार्थी, मैलिनोवस्की। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसने अध्ययन किया है? मैलिनोवस्की ने, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था, सहभागी अवलोकन पद्धति का इन्होंने, मैलिनोवस्की ने प्रयोग किया था। इन्होंने जादू के दो प्रकार बताए, ठीक है, जादू के दो प्रकार बताए थे, सफेद और काला जादू, सफेद जादू और काला जादू की बात की है इन्होंने। और मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। और इन सिद्धांतों की जो पूर्ति का साधन बताया है, ठीक है, इनका जो साधन है जो इनकी नीड्स पूरा करेगा उसे इन्होंने क्या कहा था? संस्कृति कहा था, कल्चर कहा था। और इन्होंने संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन कहा था। और इस कल्चर यानी कि संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, यह किसका कथन है? मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता ना होकर उनमें पाया जाने वाला अंतर है, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही होगा दुर्खीम, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, दुर्खीम यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, भूमिका ग्रहण की अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है, बिल्कुल सही। भूमिका संघर्ष की बात रॉबर्ट किंगबर्टन ने की है, ये भी यहाँ पर सही है। परिस्थिति झटका की बात टॉफलर ने की है। परिस्थिति हताशा की बात लेंस्की ने नहीं की है, किसने की है? कोहेन ने की है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति को मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में किसने माना? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैलिनोवस्की होगा, ठीक है, मैलिनोवस्की होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने संस्कृति को क्या माना था? संस्कृति क्या है? जीवन शैली है, ठीक है, जीवन शैली है, रेडफील्ड ने बताया था। लिंटन ने जीवन विधि बताया, संस्कृति को जीवन विधि बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली
पुस्तक से संबंधित कौन है? रजनी कोठारी, डेविड कोपर, एडमंड लीच, आर.डी. लेक यहाँ पर ऑप्शंस है। द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली, ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? आर.डी. लेक की हो जाएगी, यहाँ पर डी हो जाएगा सही। सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है? सभी जानते हैं सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है? समस्या का निर्माण करना, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुसंधान के चरणों को बताना है, सही क्रम में लगाना है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक शोध में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है? सामाजिक शोध में जब हम तथ्यों का संकलन कर लेते हैं उसके बाद क्या किया जाता है? तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तता, यहाँ पर होगा सहज बोध अवलोकन नहीं होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपकल्पना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर क्या होगा? सही पूछा जा रहा है तो शोध समस्या का संभावित उत्तर है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए उपकल्पना को किस तरह से परिभाषित किया गया है कि यह एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। विकल्प में पीवी यंग, लुंडबर्ग, गुडे एंड हॉट, सी.ए. मोजर यहाँ पर दिया गया है। उपकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है, यह किसके द्वारा कहा गया है? लुंडबर्ग के द्वारा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। किसने कहा कि सांख्यिकीय अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? डी.एन. एल्होंस, एम.एम. ब्लेयर, कॉल पियर्सन, ए.एल. बोडिंगटन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांख्यिकीय अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर राइट क्या होगा? ए.एल. बोडिंगटन, ठीक है, डी यहाँ पर होगा, ए.एल. बोडिंगटन होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? मानक विचलन विधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कॉल पियर्सन ने, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने कहा कि वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य किसी तथ्य तथा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा तथा योग्यता है? ग्रीन, ए. वॉल्फ, गुड एंड हॉट, पीवी यंग, यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर ग्रीन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने कहा कि साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है? किसका कहना है? स्टेनर क्वायले का, यहाँ पर बी है, साक्षात्कार समान भागीदारों के बीच वार्तालाप नहीं है, ये बात स्टेनर क्वायले के द्वारा कही गई है। आखिरी प्रश्न देखिए यहाँ पर, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली, या फिर असंरचित साक्षात्कार? यहाँ पर सही होगा प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।